हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग तो जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षा की घड़ी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि इसका डेट एक दिन कम ही हो रहा है। तो मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए, किसी भी क्लास को आप लोग जाया मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक आने वाला है, प्रैक्टिकल भी होगा। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। और मैं राजेश कुमार दुबे, जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों के लिए वही टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो परीक्षा के लिए आप लोगों को उपयोगी साबित हो सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास में टॉपिक है वो है स्मृति के अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत। स्मृति मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा भीतर से समझिएगा। तो स्मृति का मतलब होता है कि हमारे अंदर ज्ञान का कितना भंडार है, हम लोग उसका कितना उपयोग कर सकते हैं, स्मृति उसी को कहते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्मृति का अर्थ, परिभाषा, किन किन शिक्षाविदों ने स्मृति के बारे में क्या कहा है, वो पूछ देता है। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या स्मृति के अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत, जिसको कहते हैं कंसेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन एंड थ्योरीज ऑफ मेमोरी, ठीक है। स्मृति का अर्थ, स्मृति का क्या अर्थ है। स्मृति शब्द से तात्पर्य सूचनाओं के उस भंडार से है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, जिसे व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में संचित कर रखा है। जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उसका चिन्ह मस्तिष्क में बनता है, ठीक है। मस्तिष्क में चिन्ह बनाना ही स्मृति है। जैसे हम लोग कुछ भी देखते हैं तो उसका चित्र कहाँ बनता है, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बनता है ना। जैसे मान लो कि आप लोग ताजमहल देखने गए, फिर अपने घर आए, अगर कोई ताजमहल के बारे में पूछेगा तो आपका जैसा ताजमहल है वो मस्तिष्क में चित्र आएगा कि ऐसा ताजमहल है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है, ठीक है। अब है पहला, हिलगार्ड तथा एटकिंस के अनुसार। अब पूछ दीजिएगा कि हिलगार्ड एवं एटकिंस के अनुसार स्मृति की क्या परिभाषा है। चाहे ये दे देगा टॉपिक कि पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करना ही स्मरण है। ये कथन किसका है, तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से देखिए, सुनिए और ध्यान दीजिए। हिलगार्ड तथा एटकिंस के अनुसार क्या है, पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रिया में व्यक्त करना ही स्मरण है। अब दूसरे क्या है, वुडवर्थ के अनुसार, उनके अनुसार स्मृति की क्या परिभाषा है। स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रतिक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट उत्तेजनाओं को प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब देखिए स्मृति के तत्व। अब स्मृति के तत्व कितने हैं। स्मृति के तत्व, निसंदेह स्मृति एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं। कितनी प्रक्रियाएं सन्निहित रहती हैं, 4। पहला है अधिगम, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण, 4 नंबर क्या है, पहचान, ठीक है। अब स्मरण के प्रकार, ये स्मृति के तत्व हो गया।
अब स्मरण के प्रकार कितने हैं? देखिए स्मरण के प्रकार, पहला हो गया तात्कालिक स्मृति, दूसरा अस्थायी स्मृति, तीसरा अस्थायी स्मृति, ठीक है। चौथा व्याख्यानात्मक स्मृति, पांचवा भाषाई स्मृति, 6 नंबर चारित्रिक स्मृति, 7 नंबर अष्टंत स्मृति, इसके बाद 8 नंबर तार्किक स्मृति, 9 नंबर निष्क्रिय स्मृति, 10 नंबर सक्रिय स्मृति, ठीक है। ये 10 क्या हो गए? स्मृति के तत्व हो गए। अब स्मृति की अवस्थाएं, अब स्मृति की अवस्थाएं कितनी होती हैं? स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला कौन? संकेतन, दूसरा संचयन, तीसरा पुनः प्राप्ति, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्मृति की परिभाषा। स्मृति की परिभाषा क्या है? अब मान लीजिए कि आप लोगों की परीक्षा में कहीं लघुत्तरीय में पूछ देगा कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति की क्या परिभाषा है, या आइजैक के अनुसार स्मृति की क्या परिभाषा है। तो जब आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आसानी से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग स्मृति है। इन्होंने क्या कहा है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग स्मृति है। अब अगला क्या है? आइजैक के अनुसार स्मृति प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करता है तथा विशिष्ट चेतनाओं को प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करता है। ये किसके अनुसार हो गया परिभाषा? आइजैक के अनुसार, ठीक है। अब देखिए स्मृति के सिद्धांत। स्मृति के सिद्धांत देखिए, स्मृति के निम्नलिखित 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हम कैसे याद करते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? समान स्मृति प्रक्रिया का सिद्धांत। दूसरा नंबर क्या है? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। तीसरा क्या है? प्रसंस्करण सिद्धांत स्तर। 3 हो गए। अब देखिए पहला समान स्मृति प्रक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि स्मृति में 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। ये है एक एन्कोडिंग प्रक्रिया, एक भंडारण प्रक्रिया और एक पुनः प्रक्रिया। यह सिद्धांत बताता है कि स्मृति में 3 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। यह है कि एन्कोडिंग प्रक्रिया, एक भंडारण प्रक्रिया और एक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया। एन्कोडिंग एक संवेदी इनपुट प्राप्त करने और इसे एक रूप या कोड में बदलने की प्रक्रिया है जिसे संग्रहित किया जा सकता है। भंडारण वास्तव में कोडित जानकारी को मेमोरी में डालने की प्रक्रिया है। पुनः प्राप्ति जरूरत पड़ने पर संग्रहित कोडित जानकारी तथा पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब है दूसरा नंबर सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, ठीक है। स्मृति के बारे में विचार जो चरणों में जानकारी के प्रसंस्करण पर जोर देते हैं या चरणों की सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत या मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसमें भंडारण और हस्ताक्षरण मॉडल भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग मेमोरी स्टोरेज सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 अलग अलग मेमोरी सिस्टम होते हैं। सेंसर स्टोर, एक अकाल्पनिक स्टोर और दीर्घकालिक स्टोर। इसमें संस्मरण की प्रक्रिया पर्यावरण से हमारे भाव अंगों द्वारा जानकारी लेने से शुरू होती है, ठीक है। फिर यह जानकारी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से यात्रा करेगी और मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी जहां इसका मूल्यांकन किया जाता है। संवेदी जानकारी बहुत कम अवधि के लिए तंत्रिका तंत्र में रहना चाहिए, लगभग 1 सेकंड से भी बहुत कम समय तक मस्तिष्क की व्याख्या करने की अनुमति देता है। जैसे कोई चीज हम देखते हैं
तो वह बहुत कम समय में हमारे तंत्रिका तंत्र से चीज कहाँ पहुंच जाता है, मस्तिष्क में पहुंच जाता है। इसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, इस चरण को संवेदी भंडारण कहा जाता है, और इस चरण को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी भंडारण कहते हैं। फिर यह जानकारी अकाल्पनिक स्टोर पर पारित की जाती है, जहां यह लगभग 30 सेकंड के लिए आयोजित किया जाता है। यह कितने देर के लिए आयोजित किया जाता है, 30 सेकंड के लिए आयोजित होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचने वाली कुछ सूचनाओं को अभ्यास करके संसाधित किया जाता है। संसाधित नहीं की गई जानकारी खो गई है, अतः इसमें अभ्यास की गई जानकारी को लंबे समय तक स्टोर पर रखा जा सकता है। जब जानकारी को दीर्घकालिक स्टोर में रखा जाता है तो इसे श्रेणियों में मान्यता दी जाती है, जहां वे दिनों, महीनों, वर्षों या जीवन भर के लिए निवास कर सकते हैं। ठीक है, इसे दीर्घकालिक स्टोर माना जाता है। इसमें भंडारण की लगभग असीमित क्षमता होती है। ठीक है, लंबी अवधि के स्टोर में यह संगठित और संग्रहित जानकारी के कोडित के रूप में होता है। शॉर्ट टर्म स्टोर में वापस स्थानांतरित कर दी जाती है, जहां इसे डिकोड किया जाता है। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। प्रतिक्रिया के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसा कि मोटर नसों के माध्यम से मस्तिष्क द्वारा आदेश दिया जाता है। हमारा आदेश कहां से पारित होता है, मस्तिष्क से आदेश पारित होता है। ठीक है, अब है प्रसंस्करण का सिद्धांत। अब किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रसंस्करण के सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का सुझाव केक और लोहरट ने दिया था। किस ईस्वी में, 1972 में। इस सिद्धांत के अनुसार केवल एक प्रकार की मेमोरी होती है और याद रखने की क्षमता सूचना प्रसंस्करण की गहराई पर निर्भर करती है। यदि जानकारी को सतही और उथले स्तर में संसाधित किया जाता है तो भूलने की क्रिया अधिक होगी, और दूसरी ओर यदि जानकारी गहराई से संसाधित किया जाता है तो यह लंबे समय तक स्मृति में रहेगा और जरूरत पड़ने पर हमें याद रखने में मदद करता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे। स्मृति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला क्या है, तत्कालिक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति से तात्पर्य किसी विषय वस्तु की सीखने के उपरांत तत्काल बाद दोहरा देने की क्षमता से है। ठीक है, दूसरा है अस्थायी स्मृति। सेकंड नंबर क्या है, अस्थायी स्मृति। इस प्रकार की स्मृति का तात्पर्य सीखने के थोड़े समय के उपरांत विषय वस्तु को दोहरा देने की क्षमता से है। इसको क्या कहते हैं कि थोड़ा हम सीखे फिर उसको दोहरा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अस्थायी स्मृति कहते हैं। अब है अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति देखिए, अस्थायी स्मृति से अभिप्राय सीखी गई बातों को लंबे समय के उपरांत बताने की क्षमता से है। अस्थायी स्मृति क्या है कि किसी चीज को जो आप लोग सीख गए हैं या जानकारी है, उसको आप लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं। थोड़े दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद भी उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। वो क्या है, अस्थायी स्मृति है। अब है आख्यानात्मक स्मृति। अब क्या है, आख्यानात्मक स्मृति। आख्यानात्मक स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति के साथ घटी व्यक्तिगत आख्याओं तथा घटनाओं की स्मृति से होता है। यह व्यक्तिगत अनुभवों तथा सूचनाओं से संबंधित होता है। ठीक है, अब है 5th नंबर, भाषाई स्मृति। भाषाई स्मृति से अभिप्राय घटनाओं तथा विचारों के परस्पर अंतर संबंधों की स्मृति से होता है। यह सामान्यकृत विचारों, सिद्धांतों, नियमों अथवा तथ्यों की पुनः प्रस्तुति से संबंधित होती हैं। ठीक है, अब है 6 नंबर, चारित्रिक स्मृति। ये कौन सी स्मृति है, चारित्रिक स्मृति से तात्पर्य किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के
नक्सिक वर्णन को विस्तार करने से होता है। इस प्रकार की स्मृति बहुत कम व्यक्तियों में पाई जाती है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई घटना देखा, तो थोड़े दिनों तक आपके दिमाग पर वो घटना वर्णित रहती है। इसको क्या कहते हैं? चैत्रिक स्मृति। ठीक है। अब है 7 नंबर रटंत स्मृति। अब इसके नाम से तो आप लोग समझ गए हो कि रटंत स्मृति किसको कहते हैं। किसी विषय वस्तु को बिना अच्छी तरह से समझे धारण कर लेने, आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण कर लेना क्या कहते हैं? रटंत स्मृति कहलाती है। समझ में आ गया? अब है 8 नंबर तार्किक स्मृति। तार्किक मतलब क्या होता है? तर्क से। ठीक है। किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझकर सीखना, धारण करना तथा पुनः स्मरण करना तार्किक स्मृति कहलाती है। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्या है? निष्क्रिय स्मृति। 9 नंबर क्या है? निष्क्रिय स्मृति। पूर्व अनुभव से अत्यधिक प्रयास तथा क्रिया के पुनः स्मरण करना निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। इसके बाद है 10 नंबर सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति में क्या आता है? पूर्व अनुभवों के बिना किसी विषय प्रयास के पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? सक्रिय स्मृति कहलाता है। ये तो हो गया स्मृति। अब इसी में आता है बुद्धि। जब स्मृति के साथ साथ बुद्धि नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो स्मृति के बाद अब बुद्धि की परिभाषा क्या होगी? बुद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग सामान्य बातचीत में बहुतायत से किया जाता है। सामान्य बातचीत के दौरान हम कह सकते हैं कि अमुक बालक की बुद्धि तीव्र है, जबकि अमुक बालक साधारण बुद्धि का, मंद बुद्धि का है। परंतु बुद्धि से क्या अभिप्राय है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन या समायोजन की सामान्य मानसिक योग्यता है। ठीक है। अब है स्टर्न के अनुसार। अब स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या होगी? बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। बकिंघम के अनुसार क्या परिभाषा हुई? बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके बाद डिपिर बोन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा होगी? वो थी स्मृति, अब बुद्धि पर आ गए हैं। ठीक है। डिपिन बोर्न ने कहा है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अब बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि के प्रकार, बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि, तीसरा है अमूर्त बुद्धि। ठीक है। अब बुद्धि के सिद्धांत कितने हो गए? ये बुद्धि के तो प्रकार हो गए। बुद्धि के सिद्धांत का तात्पर्य बुद्धि की प्राकृतिक संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। बुद्धि के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है एक कारक सिद्धांत, दूसरा क्या है? द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, चौथा है समूह कारक सिद्धांत, 5th नंबर क्या है? पदानुक्रमिक सिद्धांत, और 6 नंबर बुद्धि संरचना सिद्धांत, और 7 नंबर क्या है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, और 8 नंबर बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है। अब एक कारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है तथा यह सिद्धांत बुद्धि मापन हेतु परीक्षण निर्माण के प्रथम 35 वर्षों तक अत्यधिक प्रचलित रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। बीटे टर्माइन तथा स्टेन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के बाद में अस्वीकार कर दिया। पहले के वैज्ञानिक थे इसको स्वीकार किए थे, बाद में इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अब है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन और अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन महोदय ने सन 1904 में किया था। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है। ये 2 कारक सामान्य योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक है। उसने सामान्य योग्यता कारक को जी कारक नाम दिया तथा कहा कि वह जन्मजात योग्यता है।
इसे समान योग्यता इसलिए कहा गया क्योंकि मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है तीसरा बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब देखिए आपके परीक्षा में पूछ देगा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो इसका क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इस स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधि करता है। किसी भी मानसिक कार्य को करने में अनेक छोटे छोटे कारक साथ मिलकर सहायता करते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में इन छोटे छोटे कारकों में विभिन्न समूहों की आवश्यकता होती है। यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब है 4 नंबर समूह कारक सिद्धांत। 4 नंबर क्या है? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रूप से सामान्य कारक से निर्धारित होती है, न ही असंख्य सूक्ष्म और विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, वरन कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद 5th नंबर देखिए, पदानुक्रमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत को कौन दिया था? फिलिप बर्नन ने। कितने ईस्वी में? सन 1960 में। फिलिप बर्नन ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक है। ठीक है, अब है बुद्धि की संरचना। उसके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिवियम प्रारूप प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं में परिक्षेप में देखा जा सकता है। प्रथम विमा को उसने मानसिक कार्य करते समय निश्चित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया तथा कहा कि मानसिक कार्यों में 4 प्रकार की विषय वस्तु निहित हो है। विषय वस्तु ये 4 प्रकार क्रमशः आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक तथा व्यवहारिक है। ठीक है, अब है 7 नंबर तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। 7 नंबर क्या है हमारा? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। आरबी कैटल ने सन 1963 में बुद्धि के एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व, एक तरल बुद्धि तथा दूसरा ठोस बुद्धि। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। वस्तुतः तरल बुद्धि स्पीयरमैन के जी कारक के समान होती है तथा इसमें मुख्यतः तर्क शक्ति निहित रहती है। इसके विपरीत ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों द्वारा होता है। वस्तुतः ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिन्हें व्यक्ति अपनी तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। ठीक है, अब है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? होवर्ड गार्डनर। इन्होंने कब दिया था? 1983। सन 1983 में होवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत नामक बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रकारीय होता है। इसमें कुल 7 तरह की बुद्धि बताई गई जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। बुद्धि के यह 7 प्रकार हैं। कौन? भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शरीर गति बुद्धि, 5th नंबर संगीत बुद्धि, 6 नंबर व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, 7 नंबर व्यक्तिगत अल्प बुद्धि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत या नियम। आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत प्राप्त हैं। इस सभी सिद्धांतों को मूल रूप से निम्नांकित 6 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है करणीय सिद्धांत। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। दूसरा क्या है? स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तीसरा है थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत। 3 नंबर है
बहुकारक सिद्धांत। 4 नंबर कैटेन का बहुबुद्धि सिद्धांत। 5th नंबर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। 6 नंबर पदानुक्रमिक सिद्धांत। इन सारे सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत का प्रयोग ज्यादातर होता है। ठीक है, कौन कौन? वन फैक्टर, 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर। ठीक है, अब है सामान्य कारक। सामान्य कारक देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। व्यक्ति में जी कारक जितना ही अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। कारक की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला तो यह है कि किस कारक पर सचमुच में किसी तरह के शिक्षण पूर्व अनुभूति आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कारक, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है। किसी में इस क्षमता की मात्रा अधिक हो सकती है तो किसी में इसकी मात्रा कम हो सकती है। प्रत्येक मानसिक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। इस कारण से इसे कारक की संज्ञा दी गई है। इसकी 2 विशेषताएं है। पहली विशेषता क्या है? इसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। एक मानसिक क्रिया में एक तरह से इस कारक की जरूरत होती है, दूसरे तरह की मानसिक क्रिया में दूसरे तरह की इस कारक की आवश्यकता होती है। अब है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? एक ही व्यक्ति में इस कारक की मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती है। एक कार्य के लिए व्यक्ति में इस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्य के लिए इस मात्रा कम हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति में गाना गाने का यह कारक अधिक हो सकता है। ठीक है, बुद्धि की परिभाषाओं को उपरोक्त वर्गीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है क्या कि बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3। अब देखिए, पहला है क्या? सामाजिक। सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण अदा करती है। वास्तव में यह अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर क्रिया करने की योग्यता की द्योतक है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता और सुगमता से समायोजन कर लेता है, जबकि सामाजिक बुद्धि के अभाव में व्यक्ति के सामाजिक संबंध बनाने तथा उन्हें बनाए रखने में कठिनाई होती है। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक कौशल विकसित करके उन्हें व्यवहार कुशल बनाती है। सामाजिक बुद्धि से व्यवहार अन्य व्यक्तियों से अच्छे सामाजिक संबंध बनाते हैं, समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं। ठीक है, अब है स्थूल बुद्धि। इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर हमारा क्या है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने पढ़ने तथा तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। अब थोड़ा बहुत हम इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो देखिए कि आज के हमारा क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृति का अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? स्मृति का अर्थ क्या है? ए है अतीत घटनाओं को भूल जाना, बी है सीखी गई जानकारी को संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करना, सी नई चीजें सीखना, डी केवल वर्तमान जानकारी रखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखी गई जानकारी को संग्रहित करना और पुनः प्राप्त
करना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति क्या होती है? ऑप्शन क्या दिया है? ए, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, बी, पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति, सी, केवल अल्पकालिक जानकारी, डी, मानसिक थकावट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व में सीखी गई प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन क्या दिया है? A2, B3, C4, D5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्मृति के कितने प्रकार होते हैं? A3, B5, C7, D10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 10। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर, तत्कालीन स्मृति किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? ए, जो थोड़े समय तक बनी रहती है, बी, जीवन भर बनी रहने वाली स्मृति, सी, केवल विशिष्ट घटनाओं की स्मृति, डी, अवचेतन की संग्रहित जानकारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो थोड़े समय तक बनी रहती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। दीर्घकालिक स्मृति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, अस्थायी जानकारी को संग्रहित करना, बी, लंबे समय तक जानकारी को संरक्षित करना, सी, केवल नई जानकारी जोड़ना, डी, अल्पकालीन स्मृति को हटाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लंबे समय तक जानकारी को संरक्षित रखना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा स्मृति सिद्धांत सूचनाओं के प्रसंस्करण पर आधारित है? ए, सामान्य स्मृति प्रक्रिया सिद्धांत, बी, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, सी, गहराई प्रसंस्करण सिद्धांत, डी, पुनः स्मरण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा स्मृति का प्रकार व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित है? ए, कथात्मक स्मृति, बी, बौद्धिक स्मृति, सी, स्वचालित स्मृति, डी, संवेदी स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कथात्मक स्मृति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्रिएटिव किस प्रकार की स्मृति से संबंधित होता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए, बौद्धिक स्मृति, बी, रचनात्मक स्मृति, सी, संवेदी स्मृति, डी, कार्यशील स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रचनात्मक स्मृति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की गई घटनाओं की स्मृति को क्या कहते हैं? ए, संवेदी स्मृति, बी, कार्यशील स्मृति, डी, स्वजीवनी स्मृति, डी, छवि स्मृति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वजीवनी स्मृति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 को आप लोग ध्यान से देखिए। स्मृति ह्रास मुख्य रूप से किस कारण से होता है? ए, अधिक भोजन करने से, बी, उम्र बढ़ने से, सी, केवल तनाव के कारण, डी, ज्यादा पानी पीने से। बताइए, स्मृति ह्रास मुख्य रूप से किससे होता है? इसका सही आंसर, अरे हम लोग का मेमोरी कम कब होता है? तो निश्चित है कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उम्र बढ़ने से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्मृति की किस अवस्था में जानकारी को मस्तिष्क में संग्रहित किया जाता है?
ए संकेतन, बी संचयन, सी पुनः प्राप्ति, डी पुनः परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संचयन। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। स्मृति की किस अवस्था में हम संचित जानकारी को पुनः प्राप्त करते हैं? ए संकेतन, बी संचयन, सी पुनः प्राप्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पुनः प्राप्ति। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। स्मृति में सुधार के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ए अधिक भोजन करना, बी नियमित अभ्यास और दोहराव, सी केवल नई जानकारी पढ़ना, डी मोबाइल का अधिक उपयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नियमित अभ्यास और दोहराव। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा सिद्धांत सूचना गहराई से संसाधित होने पर अधिक समय तक याद रहती है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए पुनः स्मरण सिद्धांत, बी गहराई प्रसंस्करण सिद्धांत, सी कार्यशील स्मृति सिद्धांत, डी संकेत सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गहराई प्रसंस्करण सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। स्मृति से संबंधित अध्ययन करने वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? स्मृति से संबंधित अध्ययन करने वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए गणित, बी मनोविज्ञान, सी भौतिकी, डी जैव रसायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मनोविज्ञान। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन। स्मृति को मजबूत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो महत्वपूर्ण है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी कैल्शियम, डी आयरन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन B12। ठीक है, अब है 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा मानसिक विकार स्मृति हानि से जुड़ा है? ए मधुमेह, बी हृदय रोग, सी अल्जाइमर रोग, डी टाइफाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अल्जाइमर रोग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। स्मृति का अध्ययन सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है? ए पावलोव का शतवर्धन, मिलर का 7+2 नियम, सी आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मिलर का 7+2 नियम। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। अब पूछ देगा कि स्मृति का अध्ययन का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा था? तो याद रहेगा तो क्या लिखेंगे? मिलर का 7+2 नियम। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल देखिए आज का। स्मृति का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है भोजन तैयार करने के लिए, बी भविष्यवाणी करने के लिए, सी सीखी हुई जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए, डी केवल नए विचार बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सीखी हुई जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। फिर मैं कल के क्लास में एक नए टॉपिक और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।